हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 2026 तक जितने भी सीटेट में पूछे गए हैं, बायोलॉजी या फिर साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम करने वाले हैं। और आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम भोजन चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर आप लोगों को सीटेट संबंधित बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जहां से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए वो वीडियो जो है सो ज़रूर देख लेना, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक भी वीडियो चाहिए तो वो मैं डाल दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। तो एक लड़की को जैसे थकान और चक्कर आती रहती है और रक्त की जांच में उसे इतना हीमोग्लोबिन दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगा। तो यानी कि इनमें से इस ऑप्शन में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी जिसमें हीमोग्लोबिन जो है सो कम है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने में इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ मदद करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालक। पालक जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है सो भोज्य पदार्थ के रूप में पालक लेने से उसे मदद मिलेगी, क्योंकि थकान एवं चक्कर आना लड़की में आयरन की कमी की ओर संकेत कर रहा है और पालक आयरन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जो कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि सेलुलोस युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। तो अभिकथन जो है सो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि सेल्यूलोस युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत होता है। और इसका कारण वन है कि पाचन के दौरान सेल्यूलोस अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। तो यह भी कारण एक भी बिल्कुल सही है। और कारण दो है कि सेल्यूलोस का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोस के रेशों में बदल देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है कि ए सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शर्करा किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो इनमें से शर्करा किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक के रूप में होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है कि जो कि शर्करा के स्रोतों जैसे गेहूं और जौ जैसे अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गेहूं और जौ में ग्लूटेन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन गेहूं और जौ जैसे अनाजों के आटे को चिपचिपा बना देता है। जो लोग सीलिएक नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटेन के कारण एलर्जी होती है। ग्लूटेन छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। तो ग्लूटेन अगर पूछे कि किसको नुकसान पहुंचाता है तो ग्लूटेन छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है और यह गेहूं और जौ जैसे अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। तो इनमें से किसका सेवन जो है सो कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तो मक्का, मटर, बादाम या सोयाबीन। तो मक्का जो है सो कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इनमें से जो है सो मक्का का सेवन बढ़ाने से कार्बोहाइड्रेट के स्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि सोयाबीन तथा बादाम के सेवन से वसा और प्रोटीन का स्तर बढ़ता है। सोयाबीन और बादाम से किसका स्तर बढ़ता है तो वसा तथा प्रोटीन का स्तर बढ़ता है। और मटर के सेवन से प्रोटीन के स्तर में वृद्धि होती है। और मटर के सेवन से किसके स्तर में वृद्धि होती है तो प्रोटीन के स्तर में वृद्धि होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है। सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ जैसे फलों और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है, यह अभिकथन गलत है। और कारण है कि इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। इसका कारण बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भिंडी एक फल है यह बताती है अपने दोस्त को, लेकिन उसका दोस्त असहमत है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है, या भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती, या भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है, या भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भिंडी क्या है? तो भिंडी एक फल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बीज पाए जाते हैं। तो भिंडी एक फल है क्योंकि उसमें बीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन के अवयव नामक चैप्टर से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? तो अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती है। तो ये जो है सो कथन गलत दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। उसके बाद पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ये भी सही है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है, या यह वसा के पाचन में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्तरस के बारे में ये दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में सी ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थायरॉक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है और यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादप द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिंक, लौह और मैग्नीज पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो पादपों की वृद्धि और विकास के लिए कितने आवश्यक सूक्ष्म तत्व होते हैं? तो 7 होते हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पर सभी दिया हुआ है। आप लोग इसे भी ज़रूर याद कर लेना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए डैश एक अत्यावश्यक खनिज है। तो हम एक बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तो इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत डैश है। तो हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। उसके बाद हम जो है सो कैल्शियम की कमी के कारण अस्थि सुशीरिता की ओर बढ़ते हैं और इसका समृद्ध स्रोत क्या है? तो इसका समृद्ध स्रोत है डेयरी उत्पाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स वाई क्या है? तो एक्स जो है सो एक विटामिन है। तो एक्स कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन सी है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों में रक्त बहने की शिकायत की। तो निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी? तो एक बच्चे में कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत है, तो उसके लिए इनमें से कौन सा सही होगा सेवन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंवला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। तो चलिए इसका जो है सो हम डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और यह हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और यह कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है और यह हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। और उसके बाद विटामिन बी के बारे में देख लीजिए। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। और यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील इनमें से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो अच्छी त्वचा के लिए जो है सो विटामिन ए आवश्यक है और विटामिन ए जो है सो वसा में भी घुलनशील है। तो विटामिन ए, डी, ई एवं के यह सभी वसा में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है, त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है और वाई एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के होता है जो वसा में घुलनशील होता है। उसके बाद है कि वह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता होती है और इसकी प्रचुरता जो है सो किसमें अधिक होती है? जो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है सो यह वसा में घुलनशील भी है और त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है और यह जो है सो पीले फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे कौन कौन से हैं? तो विटामिन जो उपचायक रोधी हैं वो हैं ए, सी और ई। ए, सी और ई विटामिन उपचायक रोधी भी हैं। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे ए, सी और ई विटामिन है। विटामिन ए, सी और ई में उपचायक रोधी तत्व पाया जाता है और यह प्रभावशाली प्रति उपचायक है। विटामिन ए, सी और ई में एंटीऑक्सीडेंट यानी कि उपचायक तत्व का गुण पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है सो वसा में घुलनशील है? तो वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई एवं के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के विटामिन जो है सो वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है।
तो उस विटामिन को पहचानना है जो यकृत में भंडारित रहते हैं। तो यकृत में यानी कि लीवर में कौन कौन सा विटामिन का भंडार होता है? तो लीवर में जो है विटामिन ए, डी, ई एवं के का भंडार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लीवर में विटामिन ए, डी, ई, के जो है सो भंडारित होता है और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता इसके नहीं होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, तो निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी? तो किसी मरीज के पास अगर पित्ताशय नहीं है, उसका पित्ताशय निकाल दिया गया है, तो उसके लिए उच्च वसायुक्त आहार से बचना जरूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्योंकि उसके पाचन में जैसो पाचन की दर में कमी आ जाएगी, तो इसीलिए उसे उच्च वसायुक्त आहार से बचना होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो संतुलित आहार में कौन सा घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है सो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संतुलित आहार में वसा और कार्बोहाइड्रेट अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? तो भोजन को पकाते समय अत्यधिक आसानी से कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है सो भोजन को गर्म करते समय या भोजन पकाते समय वह आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। तो चलिए इसका सही आंसर ही देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स या सुखंडी रोग होता है। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह सूर्य का प्रकाश है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो खट्टे रसदार फल, नींबू, आंवला आदि है। तो विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है तथा विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी3 को क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में इनमें से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में जो है सो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूध में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। यह चरण सही क्रम में नहीं हैं। खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। ऑप्शन ए है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का पाउडर तथा पेस्ट बनाइए। परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा और विलियन की डालिए और भली भांति हिलाइए। उसके बाद इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलियम की मिलाइए। तो इन चरणों को जैसे सही क्रम में सजाना है।
तो सही क्रम में इसका कौन सा क्रम हो जाएगा? तो सबसे पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी और उसके बाद सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियों की सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए हमारे मांसपेशियों में किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहा और कैल्शियम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आहारी रेशे यह जो है सो कि क्या कहलाता है? तो आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आहारी रेशे क्या कहलाते हैं? तो आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? या आपकी माँ प्रतिदिन भोजन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? क्या आपकी प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? या उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो अगर भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आपको इनमें से कौन सा प्रश्न प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? तो अगर ये सवाल आप उन्हें देंगे तो इनमें भोजन के तत्वों को, जितने भी भोजन में तत्व होते हैं वे सभी इसके उत्तर में आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला जो है सो चैप्टर भोजन को स्वच्छ करना है और यह 30 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। तो यह हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने लास्ट तक देख लिया है तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो CTP का मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।